Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shivam Academia. I am going to start chapter 7 From a Kingdom to an Empire. So let's start. Roshan rupees, Roshan plus the crisp note that her grandfather had given her on her birthday. रोशन के पास एक क्रिस्प नोट है जो कि उसको किसने दिया है, उनके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने उसको बर्थडे पे एज अ गिफ्ट दिया है. While she badly wanted to buy a new CD, अब क्या है, जो रोशन है वो क्या खरीदना चाहती है, वो एक सीडी प्लेयर खरीदना चाहती है उस चीज़ से. लेकिन होता क्या है, शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट. लेकिन साथ ही साथ अगर बच्चों को आप कोई न्यू नोट देंगे ना, तो बच्चों क्या होता है, उस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है उन्हें. उनको क्या करना, संभाल के रखना, अपने पास इकट्ठा करके रखना. तो वो उसे खर्च भी नहीं करना चाह रहे थे. अब होता क्या, वो नोट को नोटिस करती है, उस पर क्या देखती है. It was then she noticed that all of them had a smiling face of गांधी जी. उन सारे नोटों पे गांधी जी की स्माइलिंग करती हुई फोटो बनी हुई थी, प्रिंट थी. ऑन द राइट साइड में गांधी जी की फोटो थी और टाइनी सेट ऑफ लॉयन था कहाँ पे, लेफ्ट साइड में. वट वॉज द लॉयन देयर फॉर शी वॉन्टेड. अब वो ये सोच रही है कि नोट पे लॉयन की फोटो क्यों है. लेट्स फाइंड आउट. The lion that we see on our notes and coin have a long history. जो हम लोग लॉयन अपने नोट्स पे और कॉइन्स पे देखते हैं ना, उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री जुड़ी हुई है. They were carved in stone and placed on top of massive stone pillar at सारनाथ. अब इनको क्या किया जाता है, स्टोन में कार्व किया था, मतलब स्टोन से गढ़ के, पत्थरों को गढ़ के इसको बनाया जाता है और इसको एक मैसिव स्टोन, बड़े से स्टोन पिलर पे क्या करते हैं, रख दिया जाता है टॉप पे उसको. जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग को, वो जो पिलर है वो कहाँ देखने को मिलेगा, सारनाथ में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग ने चैप्टर 6 में भी पढ़ा हुआ था. सारनाथ वही जगह है जहाँ पे लॉर्ड बुद्ध जाके क्या करते हैं, अपना फर्स्ट स्पीच डिलीवर करते हैं. अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री. ऑन हिज इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर एज वेल एज ऑन रॉक सर्फेसेस. अशोक उस टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, उस टाइम के हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था. अब वो जो ग्रेटेस्ट रूलर था अशोक, वो क्या करता था, वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया करता था ना, वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया करता था वो उस चीज़ पे स्क्रिप्टेड होती थी. स्क्रिप्टेड होने का मतलब क्या, उसी चीज़ पे उसको लिखा जाता था और उसी पिलर्स पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिखे रहते थे इंस्क्राइब फॉर्म में. एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, साथ ही साथ जो रॉक सरफेस है उसके ऊपर भी वो स्क्राइब रहता था पहले से. बिफोर वी फाइंड आउट वट वॉज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, उससे पहले अगर ये हम जाने कि उस इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या था आखिर, उससे पहले ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर. क्यों उसके किंगडम को हम एम्पायर के नाम से कह रहे हैं, क्यों नहीं किंगडम कह रहे हैं, क्यों आखिर हम उसको एम्पायर कह रहे हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. जो एम्पायर जिस पे अशोका रूल कर रहा था उसको किसने फाउंड किया था, तो जो उनके जो ग्रैंडफादर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी थे. मोर देन 2300 ईयर अगो, कहने का अराउंड 300 BC के आसपास, चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य. जो चंद्रगुप्त जी हैं उनको किनके द्वारा सपोर्ट मिला था, उनको मिला था चाणक्य के द्वारा सपोर्ट, जिनको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं. मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र. चाणक्य के बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो किस बुक में रिटन डाउन है, तो वो आपके रिटन डाउन है अर्थशास्त्र नामक बुक में. आगे बढ़ते हैं हम लोग. डायनेस्टी क्या है. When the member of same family became rulers one after another, the family is often called a dynasty. जब एक ही फैमिली के मेंबर्स एक एक करके क्या होते हैं, राजा बनते चले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं. The Mauryas were a dynasty with 3 important रूलर. जो आपके मौर्यास थे वो डायनेस्टी थी, किसके साथ, 3 इंपॉर्टेंट रूलर के साथ साथ. सबसे पहले आपके चंद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त के बाद उनके जो बेटे हैं बिंदुसार वो आते हैं, बिंदुसार के बाद जो बिंदुसार का बेटा है जो कि कौन था, अशोका, वो आते हैं. आगे हम लोग देखते हैं. There were several cities in the empire marked with black dots on the map. These included the capital पाटलिपुत्र, टाक्षशिला एंड उज्जैन. कुछ सेवरल सिटीज थी इस एम्पायर में जो कि ब्लैक डॉट से मैप पे मार्क्ड. अभी मैं आपको मैप शो करता हूँ. अब इसमें जो इंक्लूडेड था वो कौन था, जो आपका पाटलिपुत्र है जो कि कैपिटल था वहाँ का, जो कि पाटलिपुत्र, टाक्षशिला और उज्जैन तीनों क्या थे, कैपिटल थे. टाक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट. टाक्षशिला जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड से गेटवे था आपका, कि नॉर्थ वेस्ट साइड से अगर इस किंगडम में मुझे घुसना है, इस एम्पायर में जाना है,
तो नॉर्थ के साइड से मैं टाक्सिला के जरिए वहाँ से जा सकता हूँ। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया वाइल उज्जैन, इंक्लूडिंग आपका सेंट्रल एशिया भी, वाइल जो कि उज्जैन क्या था, ले ऑन द रोड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। उज्जैन से अगर एंट्री करेंगे हम लोग तो नॉर्थ और साउथ इंडिया जगह पे जाएंगे। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज। जो आपके मर्चेंट्स थे, जो ऑफिशियल थे, साथ ही साथ जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो इस शहरों में रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर। उसके अलावा जो एरियाज थे वहाँ पे आपके विलेजर्स, फार्मर्स और साथ ही साथ जो हर्डर्स है वो रहा करते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। जो आपका सेंट्रल एरिया वाला पार्ट है, सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट वाले लोग थे, जैसे देयर वर फॉरेस्ट, वहाँ पे जंगल हुआ करते थे सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ पे जो गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता थे, जो हंटेड एनिमल होते थे, उनको क्या करते थे, फूड के लिए यूज़ किए जाते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जो भी फ्रूट्स होते थे उनको यूज़ करते थे लोग। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब डिफरेंट एम्पायर में रहने वाले लोग क्या करेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोला करते थे। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट। वो प्लेसेस जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं वो मैप में रेड डॉट से लोकेटेड है। जैसे देखिए आपका लंपाका, कांधार, मनेसरा, शाबासगढ़ी, फिर आपका कालसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर, लुम्बिनी, यहाँ पे कौशंबी, लौरिया, सारनाथ, गुजारा, सांची, पंग्यूरिया, फिर इधर आपका कलिंगा, खलिंगा के पास यहाँ देखिए जोगाड़ा, फिर आपका धौली, फिर आपका सन्नती, फिर मस्की। ये जितने भी जगह है ना, यहाँ पे क्या फाउंड होते हैं, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन से वो यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर। ये सारे के सारे अशोका के एम्पायर में ही आते थे। अब क्या पूछा है नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। कंट्रीज के नाम बताइए जहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। विच इंडियन स्टेट वर आउटसाइड द एम्पायर। वो कौन सा इंडियन स्टेट था जो कि इस एम्पायर से बाहर था। मैं एक चीज़ आपको शो करता हूँ, आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है आपका इंडिया के इधर वाला, ये जो आपका शहबाजगढ़ वाला है और ये जो मनेसरा वाला रीजन है, ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया है। और फिर आपका इधर जो लंपका और कंधार वाला रीजन है वो कौन सा है, वो अफगानिस्तान वाला है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो इंडिया से बाहर हो गए, तो आपको दो आंसर यहीं पे मिल गया। अब आप ये मुझे बताइए, क्या श्रीलंका में भी था क्या कुछ? श्रीलंका में भी अशोका इंस्क्रिप्शन फाइंड आउट होते हैं क्या? तो यहाँ तो मुझे मैप नहीं दिख रहा, ये चीज़ आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे। और इंडिया में कौन सी आपको दिख ही गया, उसका आंसर आपको मिल ही गया होगा। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, द मौर्यन एम्पायर शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज एंड सम ऑफ प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन वर फाउंड। ये वो जगह है जहाँ रेड रेड डॉट बने हैं, जहाँ पे अशोका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस कराए गए थे उन पिलर्स पे, वो यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं कहीं ना कहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. वो जो अलग अलग तरीके का फूड्स खाते थे, साथ ही साथ अलग अलग तरीके के कपड़ों को भी पहनते थे। How are empires different from kingdom? अब एक एम्पायर किंगडम से कैसे अलग है? एक एम्पायर किंगडम से कैसे अलग है? तो सुनिए, एम्परर नीड्स मोर रिसोर्सेज देन किंग। जो एम्परर्स होते हैं ना, उनको और ज़्यादा रिसोर्स चाहिए किसके मुकाबले? किंग के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जो एम्पायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं किंगडम के मुकाबले। अभी आप ऊपर हम लोगों ने देखा, इंडिया का तो था ही, साथ साथ आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन भी है। तो एम्पायर क्या है, बहुत बड़ा होता है, और किंगडम क्या है, छोटा होता है। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और साथ ही साथ उसको बचाना भी पड़ता है बड़े आर्मीज से, खतरा होता है ना क्योंकि। सो ऑल्सो दे नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्स। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को देखने के लिए ऑफिशियल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या करें, टैक्स को इकट्ठा करें इन सारे दिक्कतों को झेलने के लिए। अब इकोनॉमी भी तो अच्छी होनी चाहिए हम लोग की। हम लोग क्या करते हैं, रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा होता है, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। जो उसके अलग अलग पार्ट होंगे उसको अलग अलग तरीके से क्या किया जाएगा, रूल किया जाएगा। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र
was under the direct control of the emperor. जो एरिया आपका पाटलिपुत्र वाला अराउंड था, मतलब पाटलिपुत्र वाला जो एरिया था वो आपका डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था किसके द्वारा, जो एम्परर है उनके द्वारा. This meant that officials were appointed to collect taxes and farmers, herders, craftsmen and traders who lived in villages and towns in the area. इसका कहने का मतलब क्या, अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो ऑफिशियल्स उनको जो अपॉइंट किया जाता था तो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे टैक्स. किससे, जो आपके फार्मर्स होते हैं, जो आपके हर्डर्स होते हैं, जो आपके क्राफ्ट पर्सन होते हैं, इन लोग से क्या करते थे, वो लोग टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे. ऑफिशियल जो होते हैं वो पनिश भी करते थे. किसको पनिश करते थे, जो रूल्स को डिसओबे करता था, जो ऑर्डर्स को नहीं मानता था उसको पनिश करने का भी काम ये ऑफिशियल्स ही करते थे. मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी. इसमें से बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरीज भी मिलती थी. मैसेंजर वन टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट एंड वॉच ऑन द ऑफिशियल्स. अब जो राजा है वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई स्पाई भी रखता था कि ये काम करो, तुम लोग जाओ जाके ये चेक करो कि जो ऑफिशियल है क्या वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तो उसको देख नहीं रहा हूँ. तो एक स्पाई भी रखते थे वो लोग कि जो कि ऑफिशियल्स के वर्क को क्या करते थे, देखते थे कि वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है. आगे देखिए. एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर. अब जो एम्परर है वो अपने घर में जो रॉयल फैमिली है उनकी मदद से, जो उसमें सीनियर मेंबर्स हैं, जो उनके मिनिस्टर्स होंगे, उनकी मदद से उस जो ऑफिशियल्स उनको सुपरवाइज भी किया करता था कि तुम लोग को इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ये चीज़ों को फॉलो करना है और इस पैटर्न पे तुम लोग क्या करोगे, जो भी वर्क मैं दूंगा उसको करना स्टार्ट करोगे. देयर वो अदर एरियाज ऑफ प्रोविंस, वहाँ पे कुछ अदर एरियाज ऑफ प्रोविंस भी थी. ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज टाक्शिला और उज्जैन. अब उसमें से जो हर एक थे वो किसके द्वारा रूल किए जा रहे थे, जो तुम्हारा हम लोग का प्रोविंशियल कैपिटल था जो कि टाक्शिला था और कौन था, उज्जैन था. ऊपर हम लोग 3 नाम पढ़ा था, कौन कौन सा, पाटलिपुत्र, टाक्शिला और उज्जैन. ऑल्सो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ये लोग, कुछ जगहों पे पाटलिपुत्र भी कंट्रोल करते थे. एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर. जो रॉयल प्रिंसेस थे उनको क्या किया जाता था, गवर्नर के तौर पे वहाँ पे सेंड कर दिया जाता था. लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबब्ली फॉलोड. जो लोकल कस्टम्स और लोकल रूल्स जो हैं उसको वहाँ पे फॉलो किया जाता था. Besides, there are vast area between these centers. अब ये जो सेंटर्स था उसके बीच में क्या, एक बहुत ही बड़ा वास्ट एरिया था जहाँ पे here the Maurya tried to control roads and river which were important for transport. जो मौर्यंस थे, जो मौर्यास थे आपके, वो क्या करते थे, रोड को भी कंट्रोल करने का काम करते थे, साथ साथ जो रिवर है वो भी, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट जगह है किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चीज़ों को ट्रेड करने के लिए. एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट. और वहाँ पे जो भी तुम्हारा लोग टैक्स कलेक्ट होता था वो उसको रख लेते थे. फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स. अर्थशास्त्र क्या कहता है कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका ब्लैंकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. साउथ इंडिया वाला किस लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अब ये पॉसिबिलिटी थी कि ये रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाए कैसे, फॉर कलेक्टेड रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट. आगे आते हैं हम लोग. अब बताओ ट्रिब्यूट क्या होता है, तब से मैं ट्रिब्यूट वाला था. ट्रिब्यूट क्या है, देखिए, अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये वो टैक्सेस है जिनको रेगुलर बेसिस पे क्या किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था. Tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. जो लोग क्या करते थे, जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो क्या करते थे, वो एज अ टैक्स वो लोग पे कर दिया करते थे, चाहे 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 उनको देना तो पड़ता ही था वो चीज़. There were also the forested region. People living in these areas were more and less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल. वहाँ पे जो फॉरेस्ट रीजन था, फॉरेस्ट रीजन भी था, जो वहाँ के लोग थे, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट थे, मोर और लेस इंडिपेंडेंट होते थे वो लोग. लेकिन उनसे भी क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो एलिफेंट्स हैं वो प्रोवाइड करें, किसको, जो ऑफिशियल्स हैं उनको, ताकि वो लोग वार में भी, मतलब जो एलिफेंट्स हैं उनको वार में भी तो यूज़ करते थे हम लोग. जो टिम्बर्स हैं उनको देते थे ऑफिशियल्स को कि उनका यूज़ करें. हनी भी देते थे, साथ ही साथ जो वैक्स मिलता है उसको भी मौर्यन ऑफिशियल्स को वो लोग दिया करते थे. द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी. अब यहाँ पे मैगस्थीन्स की कहानी दी हुई है, वो देखते हैं हम लोग. मैगस्थीन जो था वो कौन था, एक एम्बेसडर था, हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त.
इसको कहाँ भेजा जाता है? जो चंद्रगुप्त का दरबार होता है, जो चंद्रगुप्त का कोर्ट होता है, वहाँ पे मैगस्टीन को भेजा जाता है बाय द ग्रीक रूलर। किसके द्वारा? जो ग्रीक रूलर है कहाँ के? वेस्ट एशिया के, जिनका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मैगस्टीन को भेजा जाता है चंद्रगुप्त के कोर्ट में। मैगस्टीन वहाँ जाता है, रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही शॉ। वो जो भी चीज़ों को देखता है ना, वहाँ पे जो भी चीज़ों को एनालाइज करते हैं मैगस्टीन, उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। हेयर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। यहाँ एक पार्ट दिया हुआ उनके डिस्क्रिप्शन का, जो भी उन्होंने लिखा था। लेट्स सी दैट द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन द पब्लिक। जो ओकेजन होता है, जो भी ओकेजन वहाँ पे होता है, वहाँ पे जो एम्परर अपीयर होता है जब पब्लिक के सामने, आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। वो लोग बहुत ही धूमधाम से उसको सेलिब्रेट किया करते थे। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन प्लैंकियम। उनको क्या किया जाता था? गोल्डन प्लैंकियम में उठा के ले जाया जाता था। हिज गार्ड राइड एलिफेंट। उसके जो गार्ड होते हैं वो एलिफेंट के साथ चलते हैं, मतलब एलिफेंट के ऊपर बैठ के चलते हैं, जो कि डेकोरेटेड होता है विथ गोल्ड एंड सिल्वर। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। अब क्या होता है? कुछ इसमें से जो गार्ड्स होते हैं वो ट्रीज को कैरी किए रहते हैं, मतलब पेड़ को अपने साथ ले आते हैं, जिसपे आपके जिंदा लाइव बर्ड्स दिया हुआ है, जिसपे बर्ड्स रहती हैं, वो वाले पेड़। साथ ही साथ उस पर कुछ ट्रेन्ड पैरट्स भी रहते हैं। सर्किल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन। जो किंग है वो किससे सराउंडेड है? जो आर्म्ड अप के वुमेन्स हैं उनके से ज़्यादा सराउंडेड है वो। ही इज अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम। उसको इस चीज़ का डर था कि कहीं ना कहीं कोई उसको मार ना दे। ही हैज़ ए स्पेशल सर्वेंट। उसके पास स्पेशल सर्वेंट्स होते थे जो कि पहले खुद ही फूड को टेस्ट किया करते थे, तब उनको दिया करते थे। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट। वो एक ही बेडरूम में 2 रात के लिए एक साथ नहीं सोते थे, अलग अलग बेडरूम में सोया करते थे, क्योंकि उनको खतरा था कहीं ना कहीं। एंड अबाउट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में क्या, जिसको मॉडर्न टाइम में पटना भी हम लोग कहते हैं। ही रोट दिस इज द लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर शहर है, जो कि सराउंडेड, बहुत मैसिव वॉल से सराउंडेड है, पूरे तरीके से चारों तरफ से दीवारों से क्या किया गया? घेरा गया है, जिसमें 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स हैं। द हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। जो हाउसेज हैं उसको 2 से 3 स्टोरेज से बनाया गया है, साथ ही साथ वो वुड और मड ब्रिक से बना हुआ है। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड। जो किंग्स का पैलेस है, जो राजा का महल है, उसको भी वुड से बनाया गया है, और साथ ही साथ डेकोरेट किया गया है किसके द्वारा? स्टोन कार्विंग, पत्थरों की नक्काशी से उसको डेकोरेट किया गया है। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स। साथ ही साथ वो जो पैलेस है वो पूरे तरीके से गार्डन से सराउंडेड है। एंड इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। और साथ ही साथ वहाँ पे बर्ड्स को आना जाना छोड़ दिया गया कि बर्ड्स आके वहाँ पे रह सकते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही ईट। क्यों किंग के पास स्पेशल सर्वेंट थे जो कि फूड को पहले चेक करते थे? ऐसा इसलिए कहीं कोई उनको पॉइजन मिला के ना देते, इस डर से वो क्या करते थे? स्पेशल सर्वेंट रखते थे। अब पूछा है इन व्हाट वेज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो और पाटलिपुत्र में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग मुझे बताइए। आगे चलते हम लोग। अशोका यूनिक रूलर। जो आपके अशोका हैं वो एक बहुत ही यूनिक रूलर थे। क्या देखिए, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। जो अशोका हैं आपके सबसे मोस्ट फेमस रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, मतलब मौर्यन रूलर थे वो। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल। वो फर्स्ट रूलर थे जो कि क्या किए? अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का काम किए। किसके द्वारा? जो इंस्क्रिप्शंस वो करते थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखवाते थे, उसके द्वारा। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत। बहुत से अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो किस लैंग्वेज में थे? प्राकृत लैंग्वेज में थे। ये मैंने कब पढ़ाया था? जब मैं पढ़ा रहा था बुद्ध वाला चैप्टर। तो उसमें भी क्या था, जो बुद्धा थे और जो महावीर थे आपके जैनिज्म में, वो इस प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। क्यों ऐसा करते थे वो लोग? ताकि जो लोग हैं उनको ईजिली लैंग्वेज को समझ में आए। भाषा समझ में भी तो आनी चाहिए। एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और साथ ही साथ जो स्क्रिप्ट होती थी यूज़, वो कौन सी होती थी? जबकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो यूज़ किया करते थे। अब देखिए, अशोकास वार इन कलिंगा। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। जो कलिंगा है वो आपका एंशिएंट नेम है किसका? जो आपका कोस्टल ओडिशा है उसका। अशोका फाउट अ वार टू कंक्यूर कलिंगा। अशोक क्या करते हैं? फाइट करते हैं यहाँ पे वार कलिंग को हराने के लिए। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed
दैट इट डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर। वहाँ पे क्या होता है, इतने ज़्यादा ब्लड बहाते हैं लोग, इतने ज़्यादा किलिंग होती है, मास नंबर ऑफ किलिंग होती है, उसको देख के अशोका का मन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चेंज हो जाता है कि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें गलत है, मुझे इतना ज़्यादा किलिंग नहीं करना है, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं कि मुझे अब वायलेंस नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, वार करना ही छोड़ दूंगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार। ये ऐसा पहले किंग थे जिन्होंने वार को जीत के भी क्या किया, वार ना लड़ने का डिसीजन ले लिया। वार ये जीत चुके थे कलिंगा में, लेकिन उसके बाद भी इनकी क्या डिसीजन थी कि ऐसा है, मैं वार अब नहीं करूंगा, मैं कभी भी अब लड़ाई नहीं करूंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। आगे देखिए आप, अशोका जो इंस्क्रिप्शन से क्या डिस्क्राइब करते थे कलिंगा वार में, देखिए अशोका डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार, इसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोका अपने सेशन में कुछ बता रहे होते, कलिंगा वार के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते, तो मैं आपको ये शॉर्ट में बताते चलता हूँ, मतलब लाइन टू लाइन, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अशोका उसमें क्या लिखे थे, सुनिए। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा। राजा बनने के 8 साल बाद मैं कलिंगा पे क्या करता हूँ, जीत पाता हूँ, ठीक, कलिंगा के ऊपर विक्ट्री पाता हूँ। जिसमें होता क्या है, अबाउट 1.5 लाख पीपल्स को कैप्चर कर लिया जाता है, मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड, 1 लाख से ज़्यादा लोग क्या किए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। दिस फील्ड मी विथ सॉरो, ये चीज़ मुझे क्या करती है, दुख से भर देती है पूरी तरीके से। ऐसा क्यों होता है भाई, वेन एवर इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्वर्ड, जब किसी इंडिपेंडेंट लैंड के ऊपर हम लोग जीत पाते हैं, वहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल क्या होते हैं, मर जाते हैं। एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर, उसमें से आधे ज़्यादा लोग को क्या किया जाता है, जेलों में बंद कर दिया जाता है, कैदियों की तरह। जो ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं डाई हो जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड, जो लोग अपने रिलेटिव और फ्रेंड के लिए बहुत ही काइंड व्यवहार के थे, कहीं ना कहीं उनकी भी डेथ हो जाती है उसमें। काइंड टू देयर फ्रेंड एंड टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट, जो स्लेव्स थे, जो सर्वेंट्स थे, वो भी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है उनकी। और कुछ जो लोग उनको अपने मतलब प्यार होते हैं, जो लव्ड वंस होते हैं, जिनको हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी उस वार में क्या होते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, कहीं ना कहीं वो भी लोग खो जाते हैं। दिस इज़ वाई आई एम सैड, इसी वजह से मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, तो अशोका कह रहा है आपके। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। और मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं क्या ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ, धम्मा को ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इस चीज़ के बारे में लोगों को और आगे एजुकेट भी करूँगा, उनको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा भी। I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them force through force. उनका यह माना था लोगों को धम्मा से जीतना बहुत अच्छी बात है, बल्कि किसके अलावा फोर्स करके जीतना। फोर्स करने से बढ़िया क्या कि मैं धम्म का रूल अपनाऊं और उससे लोगों को जीतता चला जाऊं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर वालों के लिए, फ्यूचर में आने वाले जो सन है, जो ग्रैंड सन है, उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि वो भी लोग क्या करें, वो भी लोग वार के बारे में मत सोचें। They also don't think about war, they only think about Dhamma. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. इसके अलावा वार के बारे में ना सोच के उन्हें क्या सोचना चाहिए कि कैसे मैं धम्म को और ज़्यादा स्प्रेड करता चलूँ। एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड द कलिंगा वार ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोका एटीट्यूड टूवर्ड्स वार। कलिंगा वार कैसे चेंजेस लेकर आता है अशोका के ख्यालों के में वार को लेकर। तो ऐसे ही, क्योंकि अशोक क्या होते हैं, उतना मास नंबर ऑफ किलिंग हो जाती है जिसको देख के उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाह रहे थे, उनको उस समय फील होता है ये चीज़। तो उसी के बाद क्या होता है, अशोका का जो थॉट है, जो माइंड है, पूरा तरीके से चेंज हो जाता है कि मुझे वार नहीं करना है, मुझे क्या करना है, धम्म को अपनाना है। अब धम्म मतलब होता क्या है सर, तब से आप धम्म बोले जा रहे हैं। धम्म आपका प्राकृत वर्ड है, जिसको प्राकृत वर्ड जो संस्कृत टर्म है आपका धर्मा का जो मतलब संस्कृत टर्म धर्मा आपका, और इसी को प्राकृत लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। मतलब अगर पूछो धम्म मतलब क्या, धम्म मतलब ही धर्म होता है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज अशोकास धम्म, अशोका का धम्म क्या था आखिर। देखिए अशोका का धम्म क्या था। अशोका धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं था कि किसी गॉड की पूजा करना है, वर्शिप करना है, या कुछ भी सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है गॉड के लिए। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को कुछ सिखाता है,
उसी तरीके से सेम क्या करना, उनकी भी ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को बढ़िया से पढ़ें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। वो टीचिंग ऑफ बुद्धा से भी क्या थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से भी। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम। बहुत सी दिक्कतें जो उनको ट्रबल कर रही थी, जो परेशान कर रही थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन। उनके रिलीजन में, हाँ, वहाँ पे जो उनके रिलीजन्स थे, पीपल जो उनके एम्पायर में थे, वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो कर रहे थे। और कभी कभी वो क्या करते थे, एक दूसरे से विवाद भी कर लेते थे, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता था। एनिमल्स पर सेक्रीफाइस, वहाँ पे एनिमल्स की सेक्रीफाइस की जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट जो थे वो इल ट्रीटेड थे, मतलब उन्हें बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। बिसाइड देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स। साथ साथ फैमिलीज में भी लड़ाई होती रहती थी, पड़ोसियों भी लड़ते रहते थे दूसरे से। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अशोका को क्या लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे क्या करना चाहिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए वो कुछ चीज़ों को अपॉइंट करते हैं। क्या अपॉइंट करते हैं? ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं, जिनको क्या नाम देते हैं, धम्म महात्मा नाम देते हैं, जो कि क्या करेंगे, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लोगों को धम्म के बारे में ज्ञान देंगे। बिसाइड अशोका got his message inscribed on rocks and pillar, instructing his official to read his message to those who could not read it themselves। साथ ही साथ वो उसको इंस्क्राइब भी करवा देते हैं, कहाँ पे, अपने जो पिलर्स हैं उस पे, ताकि लोग क्या कर सके, जो लोग उसको नहीं रीड कर सकते हैं खुद से, उसको क्या करेंगे, जो महात्मा लोग थे, जो उन्होंने अपॉइंट किया था ऑफिशियल्स, वो उनको जाके बता दिया करेंगे इस सब चीज़ों के बारे में। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka। अशोका अपने मैसेंजर्स को भेजा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, किसके बारे में बताने के लिए, जो आइडिया है धम्मा का, उसके बारे में बताने के लिए। कहाँ कहाँ भेजा करते थे, तो सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस में। और अपने सन और अपने डॉटर को वो कहाँ भेज दिए, उनको भेज दिए श्रीलंका में। ओके, he built roads, dug wells and built rest houses। उन्होंने रोड्स बनवाया, डग वेल्स बनवाया, साथ ही साथ जो रेस्ट हाउस होते हैं वो भी उन्होंने बनवाया। बिसाइड्स ही अरेंज मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट को भी अरेंजमेंट करवाया। और मेडिकल ट्रीटमेंट किसके लिए, ह्यूमन बीइंग, और साथ साथ एनिमल्स के लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट इन्होंने करवाया था। यहाँ एक पेंटिंग बनी हुई है, ये देखिए आप लोग, मैं दिखाता हूँ कुछ। द रामपुरवा बुल, द रामपुरवा बुल, look at the finely polished stone sculpture। This was part of Mauryan pillar found in Rampurva, Bihar, and has now been placed in राष्ट्रपति भवन। ये जो बुल आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, रामपुरवा बुल है, जो कि फाइनली पॉलिश स्टोन स्कल्पचर है, स्टोन से बनाया गया है। ये किसका पार्ट था, मॉरन पिलर का पार्ट था आपका। ये आज हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलता है। ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, स्किल स्कल्पचर का। उस टाइम के जो स्किल स्कल्पचर थे उसका एक एग्जाम्पल है ये। आगे आते हैं हम लोग। अशोका मैसेज टू सब्जेक्ट। अशोका के क्या मैसेजेस थे सब्जेक्ट से, देखिए। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल। जब लोग क्या होते हैं, इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत से रिचुअल्स अडॉप्ट कर लेते हैं। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, और व्हेन दे गॉन ऑन अ जर्नी। जब चिल्ड्रन की शादी होती है, जब चिल्ड्रंस बॉर्न होते हैं, और जब चिल्ड्रन किसी जर्नी पे जा रहे होते हैं। ये जो रिचुअल्स हम लोग करते हैं, जो भी पूजा वूजा करते हैं, जो चीज़ भी है, ये सब इतने यूजफुल नहीं है। इंस्टीड हम लोग को क्या करना चाहिए, पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, लोगों को अदर प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। ये जो चीज़ होंगी वो क्या होंगी, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, मतलब ज़्यादा फल मिलेगा उससे हम लोग को करके। अब ये प्रैक्टिसेस क्या थी, देखिए। पहला चीज़ कि हम लोग जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स हैं उनके साथ जेंटल बनना स्टार्ट करें, उनसे अच्छा व्यवहार करना स्टार्ट करें। अपने जो बड़े हैं, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, उनका क्या करें, सम्मान करना स्टार्ट करें। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स एंड कंपेशन, जितने भी क्रिएचर्स और कंपेशंस हैं उनको क्या करें, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें हम लोग। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, जो ब्राह्मण्स और मॉन्क्स आते हैं, जो कि आते हैं क्या करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। ठीक। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर। ये चीज़ गलत है कि आप अपने रिलीजन के बारे में अच्छा बोलिए और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करिए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, रॉन्ग है।
ईच वन शुड रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन, हर एक को दूसरे के रिलीजन को क्या करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए. इफ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन while criticizing another, one is actually doing greater harm to one's own religion. अगर कोई हम लोग के रिलीजन को अच्छे से मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसके रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि हम अपने ही रिलीजन को क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं, हम अपने ही रिलीजन को गलत बता रहे हैं उसके रिलीजन को क्रिटिसाइज करने को बजाय. Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and respect it. इसीलिए क्या होता है, हमें दूसरे रिलीजन्स के भी आइडियाज को समझना चाहिए, उसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके. पूछा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोका मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट टुडे. अब इसमें से कौन से पार्ट है जो आज के लोगों के लिए क्या है, आज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो इसमें से सारी चीज़ें देखी जाए तो बहुत ज़्यादा आज के लोगों के लिए जरूरी है. ओके. अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको. The Brahmi script, most modern India script, have developed from the Brahmi script for hundreds of years. Here you can see in the letter a written different script. यहाँ नीचे कुछ आपको ब्राह्मण स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी. देखिए, अर्ली ब्राह्मण, फिर आपका देवनागरी आता है, हिंदी जो कि आप जान रहे हैं, बंगाली लैंग्वेज में कैसे लिखा हुआ है, मलयालम लैंग्वेज में कैसे लिखा है, तमिल लैंग्वेज में कैसे लिखा हुआ है. तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है. ठीक, आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आया होगा. सो थैंक्स. देखो मैंने